हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग वेक्टर्स 11th का लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि टू वेक्टर्स को अगर डिफरेंट एंगल पे रखें तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने बताया था कि 3 ठो रूल है, उससे हम लोग निकालते हैं। उसमें एक था ट्रायंगल रूल और दूसरा था पैरेललोग्राम रूल और तीसरा था पॉलीगन रूल, है ना। जनरली हम लोग ट्रायंगल रूल से ही डेरिवेशन आगे करेंगे मेजरमेंट के लिए, और पैरेललोग्राम लॉ भी उसी तरह का है ना। तो ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। चलिए, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट तो हम लिखा ही दिए थे, समझा ही दिए थे। अब उसका मेजरमेंट करेंगे, यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फार्मूला क्या होगा ये देखेंगे, है ना। चलिए, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर जानना है। क्या जानना है? रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को तोड़ने के लिए आना चाहिए आपको, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए रिसोल्यूशन, या फिर इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हो, ऑफ वेक्टर्स, है ना। रिसोल्यूशंस या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। चलिए, तो इसको समझते हैं हम लोग क्या है, कैसे क्या करना है। तो देखो बाबू, जैसे कि ये आपका, पहले समझ लेते हैं फिर इसको डिफिनेशन भी लिखा देंगे। ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ये आपका ऑरिजिन है। मान लेते हैं कि ओ पी, है ना, ओ पी एक वेक्टर है ना। और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। कोई दिक्कत नहीं। ये जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तब ये जो वेक्टर पी है, इसका 2 कंपोनेंट करेंगे। इसको 2 पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर दोनों पार्ट राइट एंगल पे होगा तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो उस चीज को हम लोग बगल में लिख लेंगे यहाँ पे। ये सब चीज आपको आना चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? एट राइट एंगल। कंपोनेंट जो होगा कहाँ पे होगा? राइट एंगल पे होगा। तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका 2 कंपोनेंट हम लोग करेंगे। 2 कंपोनेंट करने का मतलब क्या? एक वेक्टर इसको तोड़ देंगे, एक इधर और एक इधर। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो फिर से यही आना चाहिए, है ना। जैसे अगर 5 है, उसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 और 1 में तोड़ सकते हैं, 1 और 4 में तोड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो क्या है, उसका रिसोल्यूशन, उसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्प्लिट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते हैं ए एक्स, जो कि एक्स के अलोंग है, और इस वाले पार्ट को बोल देते हैं ए वाई, जो कि वाई के अलोंग है। तो इसको हम लोग वेक्टर की फॉर्म में ही लिखते हैं, ये ए एक्स और ये ए वाई वेक्टर। ये ए वाई है तो ये दोनों का हाइट बराबर है, इसलिए ये भी आपका ए वाई ही होगा। और ये ए एक्स है तो ये भी आपका ए एक्स ही होगा। ओके, इस तरह से। और ये जो था आपका क्या था? ओ पी था, जिस वेक्टर को हमने ए माना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये ए एक्स और ए वाई, ये 2 कंपोनेंट है जिसको हम लोग तोड़े हैं ए को। कहने का मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? ए आएगा, है ना। तो इस चीज़ से हम लोग समझ लिए कि ए का जो 2 कंपोनेंट है, एक है एक्स के अलोंग वो ए एक्स है, और एक है वाई के अलोंग ए वाई है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा बाबू? ए आ जाएगा, है ना। तो इसकी ज़रूरत हम लोग को आगे होगी, है ना। इस चीज़ को समझते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं, है ना। इसका पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, splitting of vectors into 2 or more than 2 component is known as
रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा द प्रोसेस ऑफ, है ना, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। और लिखिएगा हियर द component of vector A is AX and AY, AX and AY, which are at राइट एंगल, जो कि क्या है, राइट एंगल पे। राइट एंगल समझ रहे हो ना बाबू, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच, है ना। नॉन एज कैसा कंपोनेंट कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, इसको, है ना, इस तरह से। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट कीजिए। ठीक है, तो ये था आपको रिसोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, है ना। इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिए, एक है AX और एक है AY। इसको हम आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए डिफिनेशन को मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कैसा है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। कैसा है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब यहाँ पे देखिए AX जो है X के अलोंग है, यानी कि अगर ये कंपोनेंट दोनों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज वेक्टर A इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यही है ना। इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए एज AX इज along X डायरेक्शन, है ना, along X डायरेक्शन। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, AX वेक्टर को AX इंटू आई कैप एंड AY इज along, ये किधर है बाबू, Y डायरेक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AY वेक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। तो यूनिट में क्या लोगे, यूनिट Y वाला J यूनिट लेना पड़ेगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, हम लोग राइट कर सकते हैं वेक्टर A इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY J कैप। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पे A वेक्टर दिया हुआ है तो AX आई कैप लेंगे, कहने मतलब ये X के लॉन्ग कंपोनेंट है और ये Y के लॉन्ग कंपोनेंट है। चूंकि दोनों 90 पे है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नोट कीजिए। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो बाबू, AX AY, ये ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं। कहाँ से, ट्रायंगल लॉ से। कोष्ट में लिख लीजिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, है ना। ये कहाँ से लिए हैं, अकॉर्डिंग टू
ट्रायंगल लॉ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं आप। टेल हेड, यहाँ से टेल हेड और इधर से गया तो ये ट्रायंगल रूल है, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब हम लोग को क्या करना है, ए एक्स और ए वाई का कंपोनेंट निकालना है। क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है। तो देखिए क्या होता है इसका कंपोनेंट, है ना, इसका कंपोनेंट क्या है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ए एक्स और ए वाई का वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। तो हेडिंग दे दो, डिटर्मिनेशन ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, है ना, इन दोनों का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, समझिए इसको। ये ओ है, पी है, इसका नाम दे देते हैं हम एम, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी, है ना। यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बाबू, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ए वाई बाय ए, इस तरह से ए वाई इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा, एंड इन ट्रायंगल, या अगेन कर लो, अगेन cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ए एक्स बाय ए, या इसको लिखेंगे हम लोग ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया, ये क्या निकल गया, दोनों का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब ऐसा करते हैं, 1 2 तो उधर मान ही लिए थे ना, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, है ना। और यहाँ से लिखिएगा ऑन स्क्वायरिंग, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने चाह रहे हैं। ए एक्स का निकल गया आपको ए साइन थीटा, सॉरी ए एक्स का निकल गया ए कोस थीटा, ए वाई का निकल गया ए साइन थीटा, और ए का निकालना चाह रहे हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। तो यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लिए, और इधर हो जाएगा ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नोट कीजिए यहाँ तक, है ना, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर ऊपर मिटाएंगे। हम लोग ए एक्स और ए का वाई का वैल्यू निकाले, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड निकल गया ए कोस थीटा, ए वाई का निकल गया ए साइन थीटा, और देखते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड क्या निकलता है। तो यहाँ से निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। हम लोग इस ट्रायंगल में देख लिए, एक बार साइन थीटा लिए, है ना, तो ए वाई निकल गया, और एक बार कोस थीटा लिए तो ए एक्स निकल गया। ठीक है, हमने क्या करा, ए वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ा, ए एक्स और ए वाई। ए वाई को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, वेक्टर को कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए आ रहा है, वो लिख लिए। ए एक्स एक्स के अलोंग है तो आई कैप ले लिए, वाई के अलोंग है ए वाई तो जे कैप ले लिए। और फिर हम क्या किए, ए एक्स ए वाई का मैग्नीट्यूड निकाले, और फिर क्या किए, ए का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों की हेल्प से। चलिए तो देखो यहाँ पे बाबू, इसको जब करोगे
ये आपको ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, उसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको जनरली लिख सकते हैं ए इक्वल टू, हाँ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करके लिखिए। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ए का, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, इसका और इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। ठीक है, बगल में देख लीजिए, यहाँ पे समझिए। देखो हमारे पास ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप था। तो ए का जो मैग्नीट्यूड आया आपके पास वो आएगा कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, है ना, इस तरह से। आसान है। तो ये आपको आना चाहिए कहीं पर भी, नोट कीजिए। ठीक है, चलो तो हम लोग रिसॉल्व कर लिए एक वेक्टर को उसकी दो कंपोनेंट में, है ना। अगर ए एक वेक्टर है तो उसका दो कंपोनेंट, एक ए एक्स और एक ए वाई। ए एक्स जिधर एंगल थीटा है उधर ए कोस थीटा आएगा, और जिधर एंगल नहीं है उधर ए साइन थीटा आएगा। ओके, चलिए सिमिलरली लिख सकते हो, करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, अगर कभी जेड एक्सिस भी आ गया तो उसको हम लोग के कैप ले लेंगे, है ना। सिमिलरली इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यहाँ पर क्या है, ए एक्स यूनिट, यानी ए को तीन पार्ट में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए। ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही है क्योंकि राइट एंगल पे है। तो ए एक्स यूनिट आई में, ए वाई यूनिट जे में और ए जेड यूनिट के में, हाइट में भी आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो जैसे उसका निकाले उसी तरह से इसका भी निकालेंगे। इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ में हम लोग रखेंगे, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे ऐसा, है ना। तो इस तरह से ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बाबू वो हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर, जैसे वहाँ पे लिख रहे हैं उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ जे का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के का होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से। इसको आप लोग नोट कीजिए, चौथा होता नहीं है, 3D ही होता है, 4D नहीं होता है। नोट कर लीजिए। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी भी फैक्टर का और उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा कि कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए लिखिएगा क्वेश्चंस। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन acts at an
एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, then find out x and y component of force, है ना। ये आपका क्वेश्चन रहा, इसको बना के हम लोग कंपोनेंट निकालने के लिए सीख जाएंगे, है ना। एक दो करिएगा, उसके बाद याद ही रख लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, है ना। तो चलिए, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है ना, 30 डिग्री बना रहा है। तो ऑब्वियसली इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा x के अलोंग और एक होगा y के अलोंग, है ना। एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। और ये जो फोर्स है ये आपको 100 न्यूटन, कितना है, 100 न्यूटन। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एज वी नो, है ना, एज वी नो। अगर ये एफ है ना, अगर ये f दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं f इक्वल टू क्या होता है बाबू, f वेक्टर इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, या f वेक्टर इक्वल टू इस साइड में हो जाएगा, जिधर से x होता था उधर f कोस 30 आई कैप प्लस f साइन 30 जे कैप, है ना, इस तरह से। तो आपको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो इस तरह से आपका जो एफ एक्स आ गया वो f कोस 30 आया, यानी कि 100 इंटू कोस 30 √3/2। इसको कटाइए इस तरह से, 50√3 न्यूटन। ये किधर आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसी तरह से वाई वाला भी निकाल सकते हो, आसान है बेटा, है ना। जिधर थीटा है उधर कोस थीटा लेंगे, जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा लेंगे। एंड एफ वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f साइन 30 इक्वल टू 100 इंटू 1/2, 2 से कट गया 50। इस तरह से ये 50 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर आया। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर वाले जो होंगे एफ एक्स, इसका वैल्यू आया 50√3, और जो इधर वाले होंगे, है ना, ये y में जो होगा एफ वाई, इसका वैल्यू कितना आ गया, 50 न्यूटन। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। इस तरह से आप कंपोनेंट निकाल सकते हो। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एनालिटिकल मेथड से, यानी ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीखेंगे। एक जनरल फार्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट निकालते हैं वेक्टर्स का, है ना। तो हेडिंग दीजिए, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन रिजल्टेंट। कोस्ट में लिख लो ट्रायंगल लॉ, है ना, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं सीखे थे तो वो सीख रहे हैं, है ना। चलिए
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर ले रहे हैं a, एक वेक्टर ले रहे हैं a और दूसरा वेक्टर ले रहे हैं, देखो फिर से यहाँ से समझ रहे हैं, ये वेक्टर a है और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है जो कि थीटा एंगल पे है ना, ये वेक्टर b है ना, ये है। इन दोनों को ऐड करना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होगा। किसी वेक्टर को उठा के हम लोग कहीं ले जा सकते हैं, बताए थे। तो इसको हम उठा के यहाँ पे लाए, है ना, ये है आपका a वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका b वेक्टर। b वेक्टर को हम उठा के ये यहाँ लाएंगे, ये दिस इज b वेक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल था थीटा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा आ जाएगा। ये एक्चुअली थीटा है, ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। क्या है? ये एंगल्स बिटवीन द, ये बी ही है मान लो, तो ये थीटा है, ओके, तो ये थीटा है। अब इसको जोड़ना है। तो हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, उसमें पढ़े हैं कि टेल हेड और फाइनली जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, दिस इज रिजल्टेंट। यही ना हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर्स का, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड सेम ऑर्डर में हो तो थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होता है, विच इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू साइड्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ए और बी ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है। देखो तो ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में, है ना। ये अल्फा एंगल पे जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बी था, है ना, ये थीटा था। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीखते हैं। एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, कंसीडर टू वेक्टर्स A and B are inclined at an angle थीटा, एट एन एंगल थीटा। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट बाय एनालिटिकल मेथड। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में हमको ये निकालना है, तो इसका नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं P, है ना, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेप, विड्रॉ P n परपेंडिकुलर टू OM, है ना। हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किए, ये इसको n मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है बेटा, है ना। तो Pn परपेंडिकुलर टू OM, इस पे हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब इसका जो दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, तो हम लोग अभी तक जो पढ़ आए हैं उसमें ये वाला जो कंपोनेंट होगा, जिधर थीटा है उधर क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका b cos थीटा, और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा आपका b sin थीटा। अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट, ठीक है। तो ये आपका b sin थीटा और ये आपका b cos थीटा। तो जैसे ही हम लोग ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे mn इक्वल टू b cos थीटा
एंड पी एन इक्वल टू बी साइन थीटा, ये दोनों निकल गया है ना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ही लेंगे। यहां तक तो समझ में आया होगा। हमने क्या करा, ओ एम एम पी था, ये रिजल्टेंट था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये जो बी है इसका दो कंपोनेंट लिए, एक एम एन के अलॉन्ग और एक इधर। कंपोनेंट लेने के लिए हम पहले से जानते थे, पहले तरह देखो, इधर चलेंगे कोस थीटा, ऊपर चलेंगे साइन थीटा। ठीक है, उसको तोड़ दिए। नाउ ट्रायंगल ओ एन पी is right angle triangle, है ना। ये अब क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। Hence from Pythagoras थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम ओपी अब निकाल सकते हैं। तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, है ना। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऊपर हम मिटाने वाले हैं, इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो नीचे नोट कीजिए, ये मिटा रहे ऊपर वाले, है ना। डायग्राम रहने देते हैं, ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो, डायग्राम को आप लोग थोड़ा बड़ा करके बना लेना, जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ओपी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आगे देखो बेटा, ओपी स्क्वायर, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बढ़िया से। ओ एन है, इसको ओ एम प्लस एम एन लिख सकते हैं। ओ एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर प्लस एन पी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ओपी स्क्वायर, ये ओ एम का क्या मैग्नीट्यूड है, तो ए प्लस एम एन का क्या मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा, है ना। तो इसका होल स्क्वायर प्लस एन पी का क्या मैग्नीट्यूड है, तो उसका बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब आप ओपन करोगे तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, है ना, प्लस ये वाला फैक्टर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब फिर से ओ पी स्क्वायर इक्वल टू, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं, इसको और इसको। तो देखिए बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बाहर में लिख दिए 2ab कोस थीटा। अब देखो, ये आप लोग 10th क्लास में मैथ में पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये क्या निकल गया आपका, ओपी का होल स्क्वायर। हमको निकालना है क्या है, ओपी निकालना है, ओपी ही तो आपका रिजल्टेंट है। इस तरह से ओपी इक्वल टू है ना, क्या निकल जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट। ये आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। यही तो आपका रिजल्टेंट है, यही आपका
रिजल्टेंट है। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट निकल गया। इसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, है ना, और इसको इस तरह से बॉक्स में रख लीजिए जैसे हम रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकल गया। तो दो वेक्टर अगर थीटा एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, +2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल निकालने के लिए हमने सिखाया था, है ना। यही आपका रिजल्टेंट निकल गया ये। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कितना एंगल पे है। वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं बनता है, नहीं, तो वेक्टर में हमको डायरेक्शंस भी निकालना होता है। डायरेक्शंस आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो ये ए वेक्टर से कितना एंगल पे है ना, कितना एंगल पे है। अगर एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे होगा तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका डायरेक्शंस भी देख लेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। एक बार दो बार नहीं 3 बार कर लेना, लेकिन एकदम पूरा क्लियर कर लेना कॉन्सेप्ट, एकदम आसान से। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिए हैं। चलिए आगे देखें डायरेक्शंस। चलो जो बच्चा छूट जा रहा है पॉज करके नोट करें। चलिए ये मैग्नीट्यूड हम रहने देते हैं यहाँ पे, ऊपर हेडिंग दे दीजिए 4 डायरेक्शन अल्फा। आपको अल्फा निकालना है, कितना एंगल पे बेटा, है ना, कितना एंगल पे है। तो फिर से इसी ट्रायंगल में देखते हैं, है ना। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ONP, 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 ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हमको ये परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है तो उसमें tan अल्फा की जरूरत होती है। तो निकालो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, PN, बेस क्या है, बेस है आपका, डायरेक्ट लिख लो पहले ON, है ना, ON। अब इसी चीज को फिर से हम लोग लिख सकते हैं, PN बाय ON को लिखेंगे OM प्लस MN, या फिर tan अल्फा को लिखेंगे PN बाय OM प्लस ON। और ये जो PN है आपका, ये है आपका B sin थीटा। क्या बेटा, B sin थीटा। चलो देखो बाबू, OM है आपका A और MN है आपका B cos थीटा। इस तरह से जो अल्फा निकलेगा ना आपका फाइनली, वो निकल जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये दोनों याद रखना है ना, ये दोनों ही। चलो ये दो रिजल्ट हुआ, ये और ये आपका मैग्नीट्यूड और ये आपका डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड से वेक्टर नहीं बनती है, उसमें डायरेक्शंस भी आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आप डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। ओके, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलिए अच्छी तरह से बाबू नोट कर लो। इस पे कुछ स्पेशल केसेस इसका हम देखते हैं, है ना। स्पेशल केसेस देखते हैं क्या है। हो गया, चलो डायग्राम रहने देते हैं। डायग्राम रहने दो, रहने देना है तो, नहीं तो मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। इतना समझ लिया, अब क्या डायग्राम दिमाग में आना चाहिए, एक बार दो बार एडजस्ट कर लेना अच्छा से, है ना। अब इसका हम लोग स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस। ठीक है बाबू,
स्पेशल केस में 2 3 4 केस की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, है ना। स्पेशल केस में देखिए सबसे पहला नंबर, इफ एंगल बिटवीन A and वेक्टर A एंड वेक्टर B इज 0, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। इस सिचुएशंस में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में जो R आएगा आपका ये कुछ इस तरह से आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कोस 0 हो जाएगा 1, तो ये आएगा आपका रिजल्टेंट। ठीक है, और अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या आता था बेटा b साइन थीटा, तो b साइन 0, b साइन थीटा का मतलब b साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और नीचे में a प्लस बी कोस 0, नीचे से कोई लेना देना है नहीं, ऊपर में 0 हो गया तो कहानी खत्म है। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों दो वेक्टर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू क्या 0 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा, ओके, अच्छी तरह से आप लोग कर लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा कॉपी में एक बार अच्छा से डिराइव कर लेना पूरा वैल्यू दे के, है ना। चलिए दूसरा है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा इक्वल टू बाबू कितना है 90 डिग्री। इसमें देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कोस 90 होगा, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इस तरह से जो रिजल्टेंट आएगा वो ओनली हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर वाले फैक्टर खत्म हो गया, है ना, इस तरह से। ठीक है, और जब अल्फा की बात करेंगे हम लोग, जब अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा में क्या होगा बेटा tan इनवर्स B साइन, है ना, तो B साइन, देखो यहाँ पे देख लेते हैं रफ में, b साइन थीटा, तो b साइन 90 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस 90, ये b बाई ए डायरेक्ट हो जाएगा, कोस 90 खत्म हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो b बाई है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई a कंपोनेंट, है ना, इस तरह से। दो चीज़ समझे, दो स्पेशल केस, और ये तीसरा, तीसरा केस देखो बेटा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 180 पे ले लेते हैं, कितना पे 180 पे, तो इफ एंगल बिटवीन A एंड B इज 180 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 180 का मतलब क्या हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB कोस 180 करेंगे, कोस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये -2AB हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आएगा आपका ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर B स्क्वायर -2AB, वहाँ पे +2AB था, यहाँ पे -2AB हो जाएगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, और जो अल्फा होगा ये क्या होगा देख लेते हैं, b साइन 180 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस 180, है ना। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो खत्म हो जाएगा, है ना। साइन 180 यानी साइन 90 प्लस 90 यानी कोस 90 खत्म, तो 0 हो जाएगा, तो 0, तो अल्फा इस केस में भी 0 होगा, है ना। तो इस तरह से, तो ये 3 केस हमने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी केस बना सकते हो,
कि ए और बी को बराबर मान लेंगे, है ना। 60 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, 120 ले लेंगे, 150 ले लेंगे, लेकिन ये 3 ही हमने बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग ट्रायंगल लॉ से हम लोग वेक्टर को ऐड करने सीखे और उसका रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला तो ये निकाल लिया हम लोग, है ना। पैरेललोग्राम लॉ से भी एनालिटिकल मेथड से सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। स्टेटमेंट हमने तीनों का लिखा दिया था, है ना। और इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि एडिशन का क्या सब प्रॉपर्टी होता है ना, क्या सब प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। इफ 2 vectors of magnitude 3 unit and 4 unit are at right angle, then what is resultant? 2 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट है और 90 डिग्री पे है, तो उसका रिजल्टेंट बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाने की मेरे ख्याल से नहीं कोई ज़रूरत है। क्या होमवर्क छोड़ दें? चलिए तो ये हम होमवर्क में दे देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। 2 वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 यूनिट और एक का दे रखा है 4 यूनिट। यूनिट हम ले लिए इसीलिए कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है बेटा, है ना। ये 3 ले लेना है आप सिर्फ, है ना। और राइट एंगल करने का मतलब होता है 90 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेना। चलो तो ये होमवर्क में ही रह जाता है ना। ये चलिए आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। आज जब लोग पढ़े वो आप लोग को कहाँ तक रिसॉल्व करने के लिए सीखे, या फिर रिजल्टेंट का जो हम लोग डेरिवेशन किए कहाँ तक समझे, 2-3 बार आप लोग कर लीजिएगा क्लियर, क्योंकि आप लोग के लिए नए हैं। और कितना अच्छा से समझ में आया या नहीं आया कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, बहुत आसान क्वेश्चंस, इसको आप लोग बना के कमेंट में आंसर डालिएगा। और अगर दिक्कत हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा, है ना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर आप लोग बात करके हम लोग उस पर ये कर लेंगे, है ना। चलिए ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अच्छी बात है, किसी को फ़ायदा हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।